हर वक्त मिलती है मुझे एक अलग सजा। तकदीर से कैसे पूछूं कि मेरा कसूर क्या है। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। हाजी अशरफ अली सैयद के लिए वो ट्रेन शायद पूरी तरीके से खाली रही होगी, जिसमें सिर्फ हाजी अशरफ अली सैयद और चंद इंसान रहे होंगे जिनके अंदर इंसानियत नहीं रही होगी। तभी तो 72 साल के हाजी अशरफ अली सैयद के ऊपर 24 साल के आकाश, नितेश और जयेश लात, घूंसे और मुक्कों की बरसात कर रहे थे और गालियां दे रहे थे। आकाश, नितेश और जयेश का आरोप था कि हाजी अशरफ अली सैयद अपने साथ बीफ ले जा रहे हैं और बीफ लेके सफर कर रहे हैं। इन लोगों ने यह भी धमकी दिया हाजी अशरफ अली सैयद को कि चलती ट्रेन से उठा करके फेंक दूंगा। बिल्कुल ये फेंक सकते थे, क्योंकि इनको शायद इस बात का एहसास होगा कि ट्रेन के बाहर, इस चलती हुई ट्रेन के बाहर एक भीड़ है जो इनके समर्थन में खड़ी हो जाएगी। शायद उनके समर्थन में मार्च निकाले, रैली निकाले और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे, या इनके जमानत होने के बाद इनका सम्मान समारोह आयोजित हो। यह कोई नई बात नहीं है, कई बार इस तरीके के वाकयात सामने आ चुके हैं। हाजी अशरफ अली सैयद को बुरी तरीके से चलती ट्रेन में मारा जाता है। कल्याण में उतरने वाले हाजी अशरफ अली सैयद अपना सामान निकाल रहे थे, अपनी बेटी के से मिलने जा रहे थे, अपना सीट के नीचे रखा हुआ सामान निकाल रहे थे। उन्होंने अपने साथ कुछ जार में मांस लिए हुए थे। ये मांस, हाजी अशरफ अली सैयद का कहना है कि भैंस का गोश्त था, मगर आकाश, नितेश और जयेश और उसके जैसे ना जाने कितने लोग हाजी अशरफ अली सैयद पे हमलावर हो गए। इन आरोपियों की उम्र महज 24 साल और हाजी अशरफ अली सैयद की उम्र 72 साल। अपने दादा की उम्र के बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाते हुए इनको शर्म आ भी नहीं सकती है, क्योंकि शर्म आने के लिए कहीं ना कहीं से संस्कार का होना बड़ा जरूरी होता है। संस्कार तो है ही नहीं। जो था भी संस्कार, वो सोशल मीडिया ने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने निकाल करके फेंक दिया है। इन्होंने लात मुक्कों की बरसात किया। अब आता है पुलिस का रोल। जीआरपी ने जयेश, नितेश और आकाश के ऊपर मुकदमा दर्ज किया हाजी अशरफ अली सैयद की तहरीर पे। हाजी अशरफ अली सैयद का कहना है कि तहरीर लिख करके उनसे साइन करवा लिया गया था। मुकदमा भी इतनी कमजोर धाराओं में दर्ज था कि एक दिन में ही इनकी जमानत हो गई। इस जमानत के खिलाफ और दर्ज मुकदमे के खिलाफ एनसीपी के विधायक ने उच्च अधिकारियों से मुलाकात किया और बड़े गंभीर मुद्दे उठाए। एनसीपी के विधायक का यह बयान आप जरूर सुनिए। अब इन्होंने कहा कि आपने ध्यान नहीं दिया, एप्थॉल्मिक सर्जन ने उनका आँख तलाशी ही नहीं है, चेक ही नहीं हुआ है, वो चेक ही नहीं हुआ है जी। तो अगर उसकी आँख चेक नहीं हुई तो आपने कलम कैसा लगाया? कैसे लगाया? एप्थॉल्मिक सर्जन का जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक क्या मतलब है? क्या मतलब? तो मार म्हणजे त्याला ब्लेड मारलं, 4 दिन के बाद ओवर ब्लीडिंग और सेप्टिक से वो मर गया, तो क्या? तो ये इतने हल्के में गुनाह लेना, आप गुनहगारों को बचाने का काम कर रहे हैं और उससे ना कानून की और धज्जियां उड़ेगी। गुनहगार हाजी अशरफ अली सैयद के साथ उस वक्त ट्रेन में क्या क्या गुजरा, हिंदुस्तान से बात करते हुए उन्होंने अपनी पूरी तफसील बताई। बेशक आप पसंदीदा अखबार के किसी कोने में यह घटना होगी और आपके पसंदीदा भोपू चैनल में शायद इसका जिक्र ही ना हुआ हो, मगर हाजी अशरफ अली सैयद के बयान को आप जरा गौर से सुनिएगा। इस वीडियो में आपके हक हुकूक और आपके मुद्दे की बात हो रही है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हाजी अशरफ अली सैयद का यह बयान सुनिए आप। उतरने वाले थे और कुछ बच्चों के साथ में बाचा बाची हुई, नॉर्मल कुछ बोला चाली हुई, इसकी वजह से झगड़ा बता दिया। हम झगड़ा बता के नॉर्मल केस बना के मेरे को बोले यहाँ साइन करो। मैंने कुछ देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मैंने साइन करके मैं अपनी जान छोड़ा के वहाँ से निकला। आने वहाँ से फिर मेरे को बोले आपकी जो बरनी है ये भी लेके जाओ और आप चले जाओ। अच्छा। वो मैं वहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ के कल्याण स्टेशन पे आया हूँ। कल्याण से आने के बाद में जब मेरे को एहसास हुआ कि ये बीफ की वजह से मैं इतना झगड़े में फंस गया हूँ, जबकि वो बीफ नहीं था। हाँ। भैंस का गोश्त था। तो वो होने के बाद में मेरे को कौन जाना था
तो मैं रिक्शा में बैठा हूँ। रिक्शा में बैठने के बाद में वो ब्रिज के पास खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी है। वो खाड़ी के पास से उतर के मैंने वो दोनों बर्नियाँ गोश्त की वो फेंक दी। खाड़ी में फेंक दी। अच्छा। और घर को आने के बाद में मैंने बच्चों को कुछ बताया नहीं। अच्छा। वो मेरा सूजन देख के करके मैंने बच्चों को मेरा समझा दिया कि मैं गिर गया था, इसकी वजह से मैंने कुछ बताया नहीं। अच्छा। बाद में मेरे को उन्होंने देखा कि भाई कैसा गिर गया, क्या गिर गया, मतलब मैंने कुछ बच्चों को बताया नहीं। उन्होंने मेरे को उठाया दवाखाने में, प्राइवेट दवाखाने में जाके लेके गए, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने बोला है, मैं बोला ये बच्चों का झगड़ा हो रहा था, मैं छुड़ाने के लिए गया था, इसके लिए मैंने मेरे को बुक्का वगैरह उन्होंने लग गया। मैंने डॉक्टर को ऐसा बताया था। वो होने के बाद में डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन वगैरह लिख के दिया और बोले बर्फ़ के पानी से आप पूरे बदन को जहाँ जहाँ मार लगे ले वो सेक लो। अच्छा। वो सेकने के बाद में मैं घर पे आया और आने के बाद सो गया। मेरी जो बात थी वो सारे मीडिया पे फैल गई है, सोशल इस पर सब फैल गई है। तो मेरे को ये हुआ कि भाई इन्होंने मारा झोड़ा सब किया और सोशल मीडिया पे मेरे ही मोबाइल निकाल के मेरे ही मोबाइल से उन्होंने सब तरफ उसका प्रचार कर दिया, फैला दिया उसको। फैला। चेतन सिंह तो आपको याद ही होगा, जिसने असगर, अब्बास, कादर और हुसैन का कत्ल कर दिया। चलती ट्रेन में चुन चुन करके 3 मुसलमानों का कत्ल किया। इस दौरान टीकाराम मीणा ने उसको रोकने की कोशिश किया, उनको भी गोली मार दिया। चेतन सिंह आरोपी है, आरोप पत्र दाखिल हो चुका है और एक नहीं 4-4 कत्ल का आरोप उसके ऊपर है। क्या दिमाग के अंदर उसके फितूर था? मुसलमानों से नफरत, सिर्फ एक फितूर था। बात तो यही नहीं रुकती है साहब। हरियाणा के चरखी में बस्ती है, झुग्गी झोपड़ी, जो कूड़ा बिनने का काम करते हैं, मुस्लिम आबादी है वहां पे, बस स्टैंड के सामने। उस आबादी के अंदर कुछ गौ रक्षक पहुंच जाते हैं और एक एक घर की तलाशी लेते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि एक जगह बर्तन में एक बोटी मांस का टुकड़ा मिला, जिसमें पूछा गया किसका मांस है। आरोप जो उसमें पीड़ित पक्ष था उसका यह कहना था ये भैंस का मांस है। मगर ये जो गौ रक्षक थे ये यही नहीं रुके, इन्होंने वहां पे मारपीट चालू किया और इस मारपीट में ये कह करके कि गाय का मांस है, साबिर की मौत हो गई। शदरुल वहां से भाग गया, वरना शदरुल भी शायद मारा जाता। साबिर की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये अपने आप को गौ रक्षक बताते हैं। अब आप सोचिए किसने ये अधिकार इनको दे दिया है किसी के घर के बर्तन में जाकर के उनके घर में बना हुआ खाने की तफ्तीश करने का? हो सकता है कुछ विशेष अधिकार मिला हो। एक नहीं कई घटनाएं हैं, पहलू खान, अखलाक, जुनैद, वारिस, घटनाओं को गिनवाने का अगर जो है हम बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आपका नजरिया हम उस पर लेकर के जाना चाहते हैं कि इसमें जितने भी आरोपी अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं, ये कौन है? इनको किसने ये लाइसेंस दे दिया कि किसी के साथ इस तरीके की घटना करके पीट पीट के मार डाला जाए? हापुड़ में भी इसी तरीके की घटना हुई, एक मुस्लिम युवक को पीट पीट के मारा गया। केस जब अदालत में पहुंचा तो आरोपी 10 लोगों को उम्र कैद की सजा हो गई और यह पता चला कि वो तो पशु तस्कर था ही नहीं जिसकी हत्या हुई। तो फिर किसने पशु तस्करी का ये उनको सिंबल दे दिया था, उनको स्लोगन दे दिया कि साहब ये पशु तस्कर है, इनको पीट पीट के मार डालो? और अधिकार किसने दे दिया कि कानून को अपने हाथ में ले लो? क्या पशु के गौ रक्षा के नाम पे एक अलग से इन्होंने अपनी अदालत तैयार कर रखी है, जो जजमेंट ऑन स्पॉट करते हुए सड़क पे मारपीट करना चालू कर देते हैं? ताजी घटना 23 अगस्त की है। 23 अगस्त को फरीदाबाद में एक युवक 19 साल का, कक्षा 12 का पढ़ने वाला एक युवक आर्यन मिश्रा अपने दोस्तों के साथ निकला था मैगी खाने के लिए। वापसी में एक स्विफ्ट डिजायर उसका पीछा करती है और स्विफ्ट डिजायर से गोलियां चलाई जाती हैं। इस गोली लगने से आर्यन मिश्रा की मौत हो गई 24 अगस्त को। 24 अगस्त को उसकी मौत के बाद दर्ज एफआईआर में 3 सितंबर को हरियाणा पुलिस इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। कुल 5 आरोपी इसमें पकड़े गए हैं जो अपने आप को गौरक्षक बताते हैं, मगर हरियाणा पुलिस ने अपने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गौरक्षा का नाम नहीं लिया है। इस पूरी घटना में पकड़े जाने वाले अभियुक्त सौरभ, आदेश, कृष्णा, वरुण और अनिल, इन
5 नामों को आप गौर करिएगा, ज्यादा आयु नहीं है इनकी। यह बताया जाता है कि गौरक्षक है, इनका यह कहना था कि इनको सूचना मिली थी, टिप मिली थी कि गौ तस्करी हो रही है। इन्होंने डस्टर का पीछा किया, गोलियां चलाई, अवैध असलहे से गोलियां चली थी, जिसमें जो है आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इनको किसने अधिकार दे दिया है कि गौ रक्षा के नाम पे अगर इनको टिप मिल रही है तो सीधे ये गोली चला सकते हैं अवैध हथियारों से। आखिर किसने इनको टिप दे रखा है कि खुद ही जो है पुलिस व्यवस्था बंद करके ये दौड़ के पीछा करके पकड़ के मारपीट करके सारा कुछ करे। सोचने वाली बात है। आपको आर्यन मिश्रा के पिता का यह बयान और पुलिस का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। मेरे हाथ जोड़ के बोला गलती हो गई मेरे से, मैं गऊ कसकर समझ के इनका पीछा किया। एक गोली गलती से यहाँ पे लग गई है, सब बाहर निकले। उसके बाद दूसरी गोली किसने मारा यहाँ पे? मकान मालिक जो हैं हमारे, जो रहते हैं 5 नंबर में, उनके बच्चे और उनकी मिसिस सब ने बयान दिया। पहले 1 नंबर वालों का कह रहे हैं मैंने न्यूज़ में दिया है कि मैंने पहचाना, लेकिन ऐन पे क्या दे दिया, गऊ कसकर को दे दिया। इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में FIR नंबर 227 जो है वो NIT फरीदाबाद के अंदर 103 BNS के सेक्शंस और अदर रेलेवेंट सेक्शंस के तहत दर्ज जो है वो की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली, और घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है, तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरव है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया, तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है, तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन, जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। आपने कहा ये जानते नहीं थे एक दूसरे को, फिर ऐसे कोई किसी पे भी रैंडमली गोली? जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है, जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं, और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो हाजी अशरफ अली सैयद, कादर, मोहम्मद हुसैन, असगर अब्बास, साबिर, पहलू खान, अखलाक, जुनैद, वारिस, ऐसे कई नाम हैं। इन लोगों के परिजन अपने आप को इन्नल्लाह मअस साबिरीन कुरान शरीफ की आयत पढ़ के तसल्ली दे सकते हैं, कोई भी दे सकता है। गंभीर सवाल एक है, जितने भी इस तरीके की घटनाएं हुई है, गौ रक्षक के नाम पे जिस तरीके का उपद्रव हो रहा है, इसमें ये लड़के कौन है, ये नौजवान पीढ़ी कौन है? क्या किसी मंत्री के बेटे हैं, या किसी बड़े औद्योगिक घराने से इनका ताल्लुक है, या फिर किसी बड़े नेता से इनका ताल्लुकात है, या फिर ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये आम नागरिक के परिवार के हैं, मध्यम वर्गीय हैं, हमारे आपके बच्चे हैं। हमारे आपके बच्चों के दिमाग में क्या फितूर भरा जा रहा है, किस तरीके का भरा जा रहा है, ये आप और हम नहीं गौर करेंगे तो क्या विदेशी मुल्कों से आकर के लोग इस बात को गौर करेंगे कि हमारे बच्चों के दिमाग में क्या फितूर भरा जा रहा है? हमारे नेता, उद्योगपति, मंत्री, ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों में भेजते हैं, और हमारे बच्चे गौरक्षक बन करके सड़क पे हिंसा कर रहे हैं। तो ये हिंसा का फितूर उनके दिमाग में कौन भर रहा है? ये कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों का अपना मुफाद उठा रहे हैं? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे बच्चे अपनी तरक्की की कामयाबी, अपनी तरक्की इस तरीके के कामों में ढूंढ रहे हैं? उनके दिमाग में एक विशेष समुदाय के लिए नफरत कौन भर रहा है? सोचिएगा जरूर साहब।
अगर जवाब मिल जाए तो जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको हमारी बातें अगर पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। आप हमें आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन जरूर दबाएं। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।